दोस्तों वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ट्रांसफार्मर चैप्टर यानी कि परिणाम मित्र चैप्टर के सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, जिसमें हम और आगे की एमसीक्यू करेंगे। जहाँ जो हम शुरू कर रहे हैं 59 से क्वेश्चन से 58 तक हम लोग पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं। देखिए कह क्या रहा है, आपको कह रहा है कि एक 250 और कितना 250 बाई 2000 वोल्ट कितना है 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की कोर का अधिकतम फ्लक्स घनत्व कितना है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मतलब पर मीटर स्क्वायर एरिया पर 1.2 वेबर है। यहाँ तक समझ गए। यदि प्रति फेरो ईएमएफ 8 वोल्ट है तो कोर का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको निकालना है कोर का एरिया। क्या निकालना है? एरिया। अब देखिए एरिया निकालने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। पहले गिवन क्या है, देखिए वोल्टा वन जो है आपका वो कितना गिवन है, वो गिवन है आपको 250। वोल्टा वन कितना है 250। अब देखिए वोल्ट टू है वो कितना है, ये दोनों का रेशियो एक तरह से वो दिया हुआ है 2000। कितना है 2000। अब देखिए हमको क्या है फ्लक्स घनत्व, जिसको बीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीएम को क्या बोलते हैं? फ्लक्स घनत्व। उसको वो आपका कितना है तो 1.2 वेबर पर मिनट मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमको ईएमएफ टर्न दिया हुआ है। ईएमएफ पर टर्न मतलब ई बाय पर टर्न। टर्न को किससे हम नाप बोलते हैं, डिनोट करते हैं एन से। ये आपका 8 है, 8/1 कर देंगे, 8 होता है ये। ठीक है। अब देखिए अब आपका एक इक्वेशन आपको पता होगा। क्या इक्वेशन होता है? देखिए इक्वेशन होता है ईएमएफ इक्वल टू 4.4, ये फार्मूला भी है 4 φ FN। ठीक है, FN यहाँ तक है। अब देखिए एक चीज़ और हमको निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया जो होता है आपका, देखिए तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है फाई फाई है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लिखते हैं BM। मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं BM लिखते हैं। अब BM जो है आपका फ्लक्स घनत्व है। फ्लक्स क्या है? घनत्व है। अब BM इंटू ए, BM इंटू ए होता है ए फॉर एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व गुने एरिया। ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला में आप क्या कीजिए 4.4 4 फाई के जगह पर BM, वही मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व है। ये फ्लक्स घनत्व है। फ्लक्स घनत्व इंटू एरिया इंटू क्या है आपका, इंटू है आपका FN। F और N यहाँ से देखिएगा, इसके आगे लिखाएगा FN। ठीक है। हमको निकालना क्या है? एरिया। अब देखिए एरिया इक्वल टू ई के नीचे में क्या क्या जाएगा आपका 4.44। और देखिए BM है आपका कितना, BM आपका कितना गिवन था 1.2। देखिए सब नीचे चल जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में होता है तो उधर डिवाइड में जाता है। इसके बाद देखिए BM भी लिख दिया हम। एरिया हमको निकालना ही है। फ्रीक्वेंसी कितना था आपका? फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ज था। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए कैलकुलेट किया गया है। कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका देगा 0.03 मीटर स्क्वायर। क्या देगा? 0.03 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो 0.03 मीटर स्क्वायर। देखिए स्क्रीन थोड़ा छोटा होने के कारण हम उसको एक्सप्लेन बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं जो फार्मूला कैसे यूज होता है। 0.03 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब देखिए क्या कह रहा है कि द्वितीयक बैंडिंग में पारस्परिक प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करेगा। पर द्वितीयक बैंडिंग में पारस्परिक प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करेगा। तो द्वितीयक बैंडिंग में घुमावों की संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा? द्वितीयक बैंडिंग में घुमावों की संख्या पर। द्वितीयक बैंडिंग में पारस्परिक प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज द्वितीयक बैंडिंग में घुमावों की संख्या पर निर्भर करेगा। बैंडिंग में घुमावों की संख्या जितनी अधिक होगी वोल्टता का मान उतना ही अधिक होगा। बैंडिंग में घुमावों की संख्या जितनी अधिक होगी वोल्टता का मान तो अधिक होगा, लेकिन करंट कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गया है कि देखिए अब ये V1 है। क्या दिया है ये आपको? ये आपका V1 है बाय V2, ये 300 वोल्टेज है। कह रहा है कि V1 और क्या एक 250 बाय 3000 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह फ्लक्स घनत्व कितना है 1.2। मतलब BM का वैल्यू ये कितना दिया है? BM का वैल्यू आपका दिया है 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है। यदि EMF का एक टर्न 8 वोल्ट है, क्या है? EMF का एक टर्न 8 वोल्ट है
तो कह रहा है फिर से आपको क्या सेकेंडरी प्राइमरी टर्न N1 और सेकेंडरी टर्न NO2 की संख्या की ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको ये दिया था BM का इतना दिया है। इसके बाद देखिए V1/V2 मतलब क्या VP भी बोल सकते हैं इसको, VP/VS मतलब प्राइमरी बाय सेकेंडरी वोल्टेज ये है कितना है 250 बाई कितना 300 वोल्टेज है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसमें हमको आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, N2 और N1 निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम जब बात करेंगे कि EMF जो है RMS दिया हुआ है, RMS दिया है मतलब क्या दिया है, ये आपको दिया है 8 वोल्ट, क्या दिया है 8 वोल्ट दिया है। अब देखिए कितना दिया है आपका 8 वोल्ट दिया है। अब हम रिलेशन जानते हैं कि V1/V2 इक्वल टू N1 बाई क्या होता है N1/N2 होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब भी हम बात करेंगे इसका तो इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसका बात करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि V1/N1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको V2/N2, और इसका वैल्यू जो है आपका V1/N1 का जो आपका देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है EMF बाय टर्न, EMF भी एक तरह के वोल्टेज होता है, तो इसका वैल्यू है आपका 8, कितना है 8 है, एक तरह से वोल्टेज ही होता है 8 है इसका वैल्यू। अब हम N2 का हमको क्या निकालना है, N1 का वैल्यू निकालना है, तो V1/8 कर देंगे। N1 का देखिए यहाँ से 8 हो गया इक्वल टू में, तो अगर N1 का वैल्यू निकालना है तो इसको हम इसके बराबर कर लेते हैं, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के V1/8 हो जाएगा। अब V1 हमको कितना दिया हुआ था 250, और 250 बाई हम क्या करेंगे 8 करेंगे, तो 250/8 करेंगे तो आपका कितना आएगा 8 3 जा 24, 24 आया 3 जा, अब कितना आपका बचा 1 पर 0, 8 1 जा 8, तो लगभग 31 के आसपास, दैट मीन्स 30 के आसपास आएगा। तो आपका ये लगभग कितना 31.25 टर्न आएगा। अब ऐसे ही अगर हम किसका निकालेंगे N2 का निकालेंगे, तो N2 निकालेंगे तो V2 बाई क्या हो जाएगा, V2 कितना है आपका 3000, V2 बाई कितना 8 हो जाएगा, 3000/8 करेंगे तो ये कितना आएगा 375 आएगा। तो देखिए 375 किस में है, इसमें है आपका डी नंबर ऑप्शन में, अप्रॉक्स में है, क्योंकि आपका वो 31 पॉइंट क्या ना आ रहा था 31 पॉइंट समथिंग आ रहा था, जो आपका अप्रॉक्स में है। तो इसका आंसर सही क्या होगा आपका डी हो जाएगा, क्या होगा डी हो जाएगा। हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, रिपीट करके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्राथमिक कॉइल में 3 लूप और द्वितीय कॉइल में 30 लूप हो तो वोल्टेज गुणांक, ये पहले भी क्वेश्चन अब देखिए इस पहले भी आया था, ये देखिए अब ये देखिए 3 × 30 कितने टाइम्स जा रहा है 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स मतलब कितना गुना हो जाएगा 3 × 30 तो 10 गुना, तो 10 गुना, लेकिन क्या होगा द्वितीय कुंडली का बढ़ रहा है, इसका मतलब स्टेप अप, प्राइमरी कुंडली का बढ़ता तो स्टेप डाउन होता है। यदि प्राथमिक कॉइल में 3 लूप और द्वितीय कॉइल में 30 लूप हो तो सदैव इंगित करता है कि दिए गए संयोजन स्टेप अप प्रकार का है। जैसा हमें ज्ञात है कि स्टेप अप प्रकार के संयोजन में सदैव द्वितीय घुमावों की संख्या क्या होती है अधिकतम होती है, इसलिए वोल्टेज आउटपुट क्या होगा 10 गुना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्या कर रहा है कि एक एकल फेज परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर जिसकी क्षमता 25 मतलब 25 kVA और मतलब 2200/220 वोल्टेज है, 50 हर्ज की द्वितीयक बैंडिंग का निर्धारित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालना है हमको, इसमें आपको निकालना है मुझे विद्युत धारा का मान, किसका विद्युत धारा का मान निकालना है। अब देखिए इसमें आपका क्या दिया हुआ है, हम बोले थे कि जब भी ऐसा वाला रहे वी पी बाई क्या दिया है VS हमको दिया हुआ है कितना 22 100 बाई कितना 220, मतलब ये इसका हो गया ये इसका हो गया। अब देखिए हमको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, एफ का वैल्यू 50 हर्ज दिया हुआ है, कितना दिया है 50 हर्ज दिया है। अब देखिए इसमें हमको और क्या दिया हुआ है, एक हमको क्षमता दिया हुआ है किसका उसका रेटिंग मतलब ट्रांसफार्मर की एकल फेज का पैरामीटर का जिसकी क्षमता, तो क्षमता को एस से डिनोट करते हैं, तो एस कितना है 25 kVA, कितना है 25 kVA। अब हम बात करते हैं कि हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है, तो हमको निकालने के लिए कहा गया है आपका आई मतलब करंट का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए जहाँ एस रेंटिंग है ये तो आप समझ गए। अब देखिए जब भी हमको करंट का वैल्यू कहेगा, करंट का वैल्यू क्या होता है, अगर हमको
एस एस क्या है इसका, एस था आपका इसका क्या, एस इसका आपका क्या था, क्षमता किसका, इसका ट्रांसफार्मर का। तो क्षमता इक्वल टू होता है फार्मूला V2 इंटू I2, मतलब डैट मीन्स V2 को हम यहाँ पर V2 लिखा है, लेकिन V2 को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंटू I2 का मतलब सेकेंडरी। अब देखिए सेकेंडरी VS कितना है, सेकेंडरी में आपका कितना था 220 वोल्ट, कितना था सेकेंडरी का बात करेंगे तो हमको ये देखिए प्राइमरी इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंडरी आपका। तो ये देखिए एस कितना था आपका 25 हो गया था, 25 हो गया था। अब देखिए 25 हो गया, एस का वैल्यू 25 के भी है। अब देखिए V2 आपका कितना है, V2 है 200, 200 कितना 20 इंटू क्या हमको निकालना है, IS निकालना है। अब देखिए एक चीज़, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए 25 KVA है, KVA को अगर हम V में बदलते हैं तो इसके लिए हम कितना से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। KVA को V में बदलते हैं तो किस में, वोल्ट में बोलते हैं। किलो वोल्ट को अगर हम एम्पियर को वोल्ट में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई किए, अब क्या है 220 इंटू क्या है आई सेकेंडरी का करंट है। अब 220 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ तो IS इक्वल टू जो सेकेंडरी का है 25 इंटू कितना 100 बाई कितना हो जाएगा 22। अब ये हो गया 22 हो गया। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 11। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 125 मतलब 1250 बाई 11, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना पॉइंट आएगा 0.11। फिर क्या हुआ 11 1 जा 11, 1 पर 5 11 जो है 40 बचेगा। तो 40 तो 11 3 जा 33, मतलब 113 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 113 पॉइंट समथिंग केस में है आपका सी नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा अनुपात किसके समान है, ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा अनुपात किसके समान है। तो ये आपसे पूछा है, ये ट्रांसफार्मर के अनुपात के वर्ग, ट्रांसफार्मर अनुपात के वर्ग के, ट्रांसफार्मर अनुपात के वर्ग के। देखिए यहाँ ये वाला है प्रतिबाधा, क्या है प्रतिबाधा है। अब देखिए यहाँ हम ये थ्योरी आपको ये जो फार्मूला है कब से बता रहे हैं, जैसे NP है, देखिए इसको 1 2 1 2 मत मानिए, यहाँ 1 4 प्राइमरी होता है 2 4 सेकेंडरी होता है। NP बाई NS है, क्या है NS है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी पोलो की घूर्णन की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स। अब इसका देखिए वोल्टेज प्राइमरी का, वोल्टेज क्या किसका सेकेंडरी का। फिर से देखिए ये लेकिन रिवर्स क्या होता है, आप देखिए करंट जो होता है वोल्टेज का रिवर्स होता है, मतलब क्या अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी का, और ये क्या हो जाएगा बाई क्या प्राइमरी का। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होता है इक्वल टू, देखिए ये इसमें नहीं बदलेगा, ये होगा ZP और क्या होगा ZS। ठीक है, सब में प्राइमरी है लेकिन बदला हमको क्या है, बदला है हमको ओनली करंट। अब ये वाला आपका क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, रेशियो ये आया, तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर के अनुपात के वर्ग, ट्रांसफार्मर अनुपात के वर्ग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। 64 तक हुआ है, 65 में आपसे कहा है कि यदि CT की रेटिंग किसकी, CT की रेटिंग, ठीक है क्या है आपका ट्रांसफार्मर है ये CT, उसका रेटिंग कितना है 100A बाई कितना 5 एम्पियर, मतलब क्या IS और IP का वैल्यू दिया है, क्या आपको कितना दिया है 100 बाई 5 एम्पियर। ठीक है एम्पियर। ठीक है, अब देखिए कह रहा है घटक K का होगा, K क्या होगा, तो देखिए K इक्वल टू होता है K इक्वल टू, देखिए K इक्वल टू होता है NS बाई NP, क्या होता है NS बाई NP इक्वल टू VS बाई VP। किसी का चाहे P ऊपर लीजिए चाहे ये नीचे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जिसको ऊपर नीचे लेना है चलिए PA लेते हैं ऊपर, PS और P और VS। इसके बाद क्या होता ये E P बाई ES ये भी होता है। इसके बाद क्या होता है आपका रूट अंडर ZP बाई ZS ये भी होता है। लेकिन करंट में क्या हो जाता है IS बाई IP, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। तो IS बाई IP हो गया क्या K इक्वल टू, तो IS आपका यहाँ क्या है K इक्वल टू हमको क्या बोले हैं IS बाई IP। तो हमको देखिए हमको ट्रांसफार्मर रेशियो से क्या होगा
IP बाय IS तो यहाँ दिया ही हुआ है IP बाय IS, और इस सब से हमको मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 एम्पियर बाई 5 एम्पियर। इसको डिवाइड करेंगे तो आप कितना आएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो 20 एम्पियर आएगा। कितना आएगा 20 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट प्रतिबाधा Z4 है, प्रतिबाधा I4 इनपुट, और लोड प्रतिबाधा Z4 प्रतिबाधा लोड, तो Z4 प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा है। ये बीच संबंध द्वारा दिया गया जाता है। तो NP प्राथमिक बाइंडिंग फेरों की संख्या और NS सेकेंडरी बाइंडिंग फेरों की संख्या है। तो ये रिलेशन कैसे आएगा देखिएगा। अब होता क्या है, देखिए जब भी हम बात करते हैं प्रतिबाधा का, तो आप देखिए प्रतिबाधा इनपुट का बाय प्रतिबाधा किसका, लॉड का, किसका, लॉड का। ठीक है, ये रेशियो होता है किसका, NP बाय मतलब प्राइमरी का जो है आपका नंबर ऑफ टर्न्स बाय NS का क्या, NS का होल स्क्वायर, क्या होता है, होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो Z इनपुट प्रतिबाधा इनपुट जो होगा NP बाय NS का क्या, होल स्क्वायर, इनटू क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Z लॉड चल जाएगा इसे। तो आपका इस तरह से कौन सा ऑप्शन है, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श परिणामित्र में मतलब एक आदर्श ट्रांसफार्मर में के प्राथमिक पर 1200 बर्तन मतलब 1200 घूर्णन और इसके द्वितीयक पर 600 घूर्णन मतलब बर्तन है। प्राथमिक पक्ष पर चालक वोल्टता 110 वोल्ट है, भार प्रतिरोध 15 ओम है। तो धारा का परिनमन अनुपात क्या होगा, हमको निकालने के लिए क्या है, धारा का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात, धारा का। तो देखिएगा धारा का अनुपात आपसे पहले से हम देख रहे हैं जो क्या होता है। तो धारा का अनुपात होता है जैसे हम अगर IP बाय आई अगर IP बाय हम IS लिए तो इसका मतलब हो जाएगा जो सामने हो जाएगा NS बाय NP, मतलब दोनों सेम नहीं होना चाहिए, पलट दीजिएगा अपने आप सही आ जाएगा। अब देखिए IP बाय IS है, अब देखिए IP बाय IS है तो उसमें हमको कुछ दिया नहीं है। NS कितना है हमारा, NS जो आपका है 600, बाद वाला पहले लीजिएगा। अब NP कितना है आपका 1200। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/2 आएगा, तो 0.5 क्या हो जाएगा 0.5, और ये आपका बी आंसर। देखिए क्वेश्चन घुमाया है आपका, ये 15 ओम दे करके 110 वोल्टेज दे करके ये सब करके आपको क्वेश्चन घुमाया है। इस सब पर आपको नहीं जाना है, आपको देखना है कि क्या हमसे कह रहा है, कितना सटीक में हमको निकल जाएगा। ये UPPCL यूपी उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 2 में पूछा गया है ये। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगर धारा ट्रांसफार्मर पर 15 VA ठीक है वोल्ट एम्पियर द्वितीयक भार और धारा द्वितीयक धारा का मान 5 एम्पियर है, तो जुड़े भार की प्रतिबाधा होगी। प्रतिबाधा निकालने के लिए क्या बोल रहा है, किसका निकालने के लिए बोल रहा है, प्रतिबाधा। तो देखिए अगर ये करंट ट्रांसफार्मर CT का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर पर कुल भार कितना है 15 वोल्ट एम्पियर है, और करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीयक भार 5 एम्पियर है। तो देखिए हमको 5 एम्पियर है, हम देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए जो ये वोल्ट जो है ना, वोल्ट निकालने के लिए जो कितना वोल्ट का धारा जा रहा है उसके लिए होता है VA। ट्रांसफार्मर पर क्या धारा का, ट्रांसफार्मर पर जो VA होता है मतलब क्या वोल्ट एम्पियर होता है बाय क्या A। अब देखिए कर कितना एम्पियर हो रहा है, ये फार्मूला है याद कर लीजिए। इस फार्मूला से आप देखिएगा कि 15 VA बाय क्या कितना 5 एम्पियर। अब ये देखिए ये कैंसिल हुआ था 3 क्या हुआ वोल्ट हो गया। अब हमको निकालना है प्रतिबाधा इक्वल टू क्या होता है V बाय A। V कितना निकला है हमको 3 और A कितना था 5 एम्पियर, तो 3/5 करेंगे तो 0.6 हुआ 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 की में आया इसमें A नंबर में। अब देखिए एक तरीका होता है जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो कैसे भी कैलकुलेशन करके ऑप्शन ला लीजिएगा तब भी सही हो जाएगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि यदि एक ट्रांसफार्मर में R2 द्वितीयक प्रतिरोध और के बर्तन अनुपात तो प्राथमिक के रूप में निर्दिष्ट समतुल्य माध्यमिक प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए यहाँ
ये आपसे क्या पूछा है कि प्राथमिक के तुलना में निर्दिष्ट समतुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो देखिए प्राथमिक के तुलना में निर्दिष्ट समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या प्रतिरोध R1 था प्लस देखिए दूसरा प्रतिरोध R2 बाई के स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर क्या है, के है इकाई गुणांक के इकाई से कम होने पर संबंधित होता है। तो अब देखिए यहाँ से आप लीजिएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है हमको, किसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आर स्क्वायर बाय R2 बाई के स्क्वायर, R2 बाई के स्क्वायर किस में ऑप्शन में, इसमें है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। 70 नंबर, कौन सा 70 नंबर, देखिए 70 नंबर क्या कहा है, 70 देखिए कितना एग्जाम में ये पूछा हुआ है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, ये आपको भी पता हो जाना चाहिए। जैसे देखिए आप समझिए, बस देखिएगा करंट का अपोजिट होना चाहिए, बाकी सबका सेम होना चाहिए। किस में है, देखिए करंट में 1 लिया है, यहाँ एन में 2 लिया है, वी में 2 लिया है, 1 1 और 2, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट में हमको क्या है, करंट अपोजिट है, बाकी सही है, तो आपका सही है, तभी से बता रहे हैं। यहाँ देखिए सब करंट और ये नंबर ऑफ टर्न्स वाला दोनों सेम हो गया, नहीं होगा। यहाँ देखिए वोल्टेज और करंट को सेम कर दिया है, प्राइमरी वाला को लीजिए, नहीं होगा। यहाँ देखिए वोल्टेज और किसको करंट को सेम ले लिया है, ये भी वाला नहीं होगा। मतलब हमेशा अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि आपको हम बार बार लिखा रहे हैं। के इक्वल टू होता है जो ये कांस्टेंट होता है आपका, वो होता है NP/NS, ठीक है, इक्वल टू VP/VS इक्वल टू EP/ES इक्वल टू EP/ES इक्वल टू IS/IP, जस्ट उल्टा पलट गया, इक्वल टू रूट अंडर ZP/ZS, कुछ नहीं पलटा, देख रहे हैं खाई यही पलट रहा है करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए के है, के को रूपांतर गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूपांतर गुणांक। के को क्या बोलते हैं, रूपांतर गुणांक, एक दूसरे में बदलते हैं, वही रूपांतर गुणांक है। कह रहा है यदि के का 10 एम्पियर और R1 कितना है 0.1 ओम है, 0.1 ओम है, तो द्वितीयक के रूप में निर्देशित समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध क्या होगा, ये बोल रहा है आपसे। अब द्वितीय के रूप में समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए हमको के इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं ZS, चाहे ZP कुछ भी ले सकते हैं, ZS/ZP भी लेंगे, चाहे ZP/ZS लेंगे, वैल्यू सेम आएगा। आपको हम करके दिखाते हैं दोनों तरीके से। तब यहाँ देखिए के, अब ये देखिए यहाँ से जो हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, और रूट हटेगा तो ये आपका ZS/ZP, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर इक्वल टू ZS/0.1, प्राइमरी का कितना था 0.1, अब 10 जा कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 0.1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ZS आ जाएगा सेकेंडरी का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल 1 है तो उड़ाएंगे तो ये खत्म, तो 10 हो जाएगा, 10 ओम। अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट हम नहीं बनाते हैं ऐसे, हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, देखिए दूसरे तरीके से, तब भी आंसर वही आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ZS/ZP लिया था के इक्वल टू, अब हम के इक्वल टू लेते हैं ZP/ZS, ठीक है, ये ले लिए। अब देखिए के हमारा कितना है 10 का स्क्वायर, अब ZP देखिए यहाँ ZP हमको दिया हुआ है, नहीं दिया है, ZS नहीं दिया है, R1 दिया है प्रतिबाधा, तो यही R1 क्या है, प्राइमरी का प्रतिबाधा है, किसका है, प्राइमरी का है, तो प्राइमरी का प्रतिबाधा कितना है, R1 है, R1 कितना दिया है आपका 0.1 ओम, ठीक है, बाय ZS सेकेंडरी का हमको निकालना है। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, सो देखिएगा, अब देखिए ये आपका ZS, अब ZS हो गया के इक्वल टू, कुछ मिसिंग कर रहे हैं, ZS इक्वल टू हो जाएगा R1 इक्वल टू Z1 होता है, ठीक है, तो R1 इक्वल टू Z1, हमको Z1 तो दिया ही हुआ था, Z1 दिया है तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी का प्रतिबाधा हमको निकालना है कि समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध क्या, प्राइमरी निकालना था हमको, क्या था, प्राइमरी निकालना था, तो प्राइमरी ZP है, और सेकेंडरी हमको दिया हुआ है कितना 0.1, अब तो भैया गया, यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर में इसके द्वितीयक और प्राथमिक कुंडलों में क्रमशः 180 और 90 बर्तन है, मतलब क्या द्वितीयक और प्राथमिक, मतलब सेकेंडरी NS/NP आपका कितना है 180, NS इक्वल टू NP इक्वल टू 90, ठीक है, ये है। अब कह रहा है तो प्रतिरोध कितना है, संबंधित प्रतिरोध इतना है, ZS आपका ये होगा,
एन जेड पी आपका प्रतिबाधा वाला ये होगा। अब क्या करा है कि प्राथमिक के संदर्भ में ट्रांसफार्मर की कुल प्रतिरोध क्या होगा, प्राथमिक के संदर्भ में हमको निकालना है। तो K इक्वल टू आप निकालेंगे तो NS/NP अगर करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 2 आ गया। अब ट्रांसफार्मर के प्रतिबाधा जो होता है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक के संदर्भ में, तो R2 प्लस R1 बाई क्या लेंगे, K²। अब R2 कितना है आपका, R2 हमको दिया हुआ था 0.05, देखिए 0.05 R2 है, मतलब और प्लस 0.2 R1 है, अब बाई कितना 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 0.1 ओम आएगा, 0.1 ओम आएगा, 0.1 ओम आएगा, 0.1 ओम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए चलिए 72 हो गया, 73 पर बात करते हैं। 73 क्या कहता है, 73 एकल कला ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक बर्तन है, धारा का अनुपात I2/I1 ज्ञात करना है। देखिए यहाँ I2/I1 K इक्वल टू क्या होता है, सब में देखिए NS बाई, अगर NP भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में अगर NS ले रहे हैं ऊपर में तब VS भी लीजिएगा, VP, और ई जस्ट पलट जाता है, करंट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, IP/IS इक्वल टू क्या होगा Z2/√अंडर ZS, मतलब सेकेंडरी का बाई ZP। ठीक है, हमको निकालना क्या है कि ये देखिए N1 और N2 दिया हुआ है, देखिए तो N1 का मतलब होता है NS/NP आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा IP/IS, ये आपका निकालना है। अब देखिए यहाँ आपको NS कितना है, आपका NS आपका कितना है 1000, ठीक है, ये कितना है 400 इक्वल टू IP कितना है आपका, यही तो निकालना ही है IP का, लेकिन हमको किसका निकालना था, धारा का अनुपात उस संदर्भ में अपोजिट में निकालना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुझे ये आपका I1/I2 हो जाएगा, लेकिन हम IS/IP IP बाई क्या IS हो गया। अब ये इसको काटेंगे 0 0 0 0, तो कितना हो जाएगा 5/2, 5/2 इक्वल टू क्या होगा IP/IS, मतलब सेकेंडरी का, लेकिन हमको निकालना है क्या सेकेंडरी के संदर्भ में, तो IS/IP करेंगे तो ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 2/5 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 किस में है, डी में। ठीक है, क्यों पलटे आपको पता चल जाना चाहिए कि हमको निकालने, क्वेश्चन में करा था सेकेंडरी का निकालने के लिए, सेकेंडरी बाय प्राइमरी का, इसीलिए। 73 के बाद 74 नंबर क्या कहता है, देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है लैंग्वेज। निम्नलिखित आरेख में माध्यमिक और संबंधित ट्रांसफार्मर में संपूर्ण प्रतिबाधा निरूपित करता है, R01 और R02। प्राथमिक और द्वितीयक से संबंधित प्रभावी कितना है, X1 X2। सिंपल में पढ़ लेते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक संबंधित प्रतिघात है R1, द्वितीयक संबंधित प्रतिघात क्या है R2। प्राथमिक से संबंधित द्वितीयक प्रतिरोध और X1, द्वितीयक से संबंधित प्राथमिक प्रतिघात X2। तो कह रहा है संबंधित द्वितीयक प्रतिघात, निम्न प्रश्नों का उत्तर चयन कीजिए। देखिए ये आपका फिगर दिया हुआ है, ये देखिए आपका फिगर में देखिए ये R01 X01, यहाँ देखिए R202 X02, अब इस साइड जाएगा। अब देखिए ये दोनों में जुटा हुआ कुंडली है। अब आपसे इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन है, उस फिगर को नहीं भी देखिएगा तो आपको बन जाएगा। देखिए कैसे, ट्रांसफर के लिए, देखिए ट्रांसफर के लिए प्राथमिक प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम। तो देखिए प्राथमिक प्रतिरोध आपका कितना दिया हुआ है 0.5 ओम। अब 0.5 ओम दिया है, इसका मतलब क्या, ये प्राथमिक प्रतिरोध R1 दिया हुआ है कितना 0.5 ओम। अब देखिए क्या कर रहा है, माध्यमिक प्रतिरोध R2 आपका कितना दिया हुआ है, R2 दिया है 2 ओम, क्या दिया है 2 ओम, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यदि फेरो का अनुपात रेशियो, मतलब क्या, आपका फेरो का रेशियो दिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, NP/NS, ये इसका नहीं कुछ है मतलब, ये आपका 10 दिया है, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। द्वितीयक संबंधित प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, अब प्रभावी प्रतिरोध द्वितीयक संबंधित निकालना है, मतलब R02 निकालना है। तो R02 निकालना है तो जिसका निकालना रहता है उसको यहाँ लेते हैं R02, अब प्लस K² बाई क्या K² R होगा। अब देखिए R02 का वैल्यू आपका कितना था 2 प्लस 10 का क्या होगा, ये K का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और इंटू R02 का वैल्यू 0.5 है, तो आप ये 2 प्लस, अब देखिए 100 इंटू 0.5, तो ये कितना होगा 50, तो 2 प्लस 50 क्या देगा आपको 52 देगा। 52 किस में है, फर्स्ट में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि
अब फिर से वही उसी पर बेस्ड है, देखिए उसी पर बेस्ड है। x1 इतना है, x2 इतना है। अब फेरा का टर्न 1/10 है, मतलब 1/10 है। तो आपको हमको क्या निकालना है, x01। अब x01 निकालना है तो देखिए जो निकालना है पहले वही लिख लीजिए, x1 ले लीजिए, और जो नहीं निकालना है वो ऊपर दीजिए। बाय क्या कीजिएगा, के स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, के स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए ये x1 में कितना है आपका 5.2 दिया हुआ है इसका वैल्यू। अब 0.015 बाई कितना होगा 1/20 का क्या होल स्क्वायर। अब कहिएगा कि सर ऐसे कैसे लिए, के का वैल्यू क्या लिए, तो के होता ही आपका क्या n1/n2 v1/v2, जिसको हम लोग बोलते हैं पी और एस लेते हैं वैसे ही, इसीलिए 1/2 नंबर ऑफ फेरो दिया होता। इससे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 5.2, ठीक है, प्लस। अब देखिए 400, 400 कहाँ जाएगा, देखिए 400 आपका आएगा फिर से नीचे ही रहेगा, तो 0.015 अब बाय 400 है ना, तो 400 इसका और इसके नीचे में 400 ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा 400, तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1000 होगा तो 0 0 कैंसिल, एक जीरो बच जाएगा। तो एक जीरो बच जाएगा तो आपका 5 3 जा और 5 2 जा, और ये आ जाएगा 5.2, अब 5.2 प्लस 6 कितना 11.2 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि के परिनमन अनुपात ट्रांसफार्मर रेशियो तो R2 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ के है रेशियो। अब देखिए के इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि ZS/ZP, चाहे हम ये भी लिख सकते हैं ZP/ZS। यही Z क्या है आपका प्रतिबाधा है, रेसिस्टेंस है। तो ZS को हम R2 ले लिए, और देखिए यहाँ ZS को R2 ले लिया, हम किसको ZS को R2 ले लिया, और ये आपका हमको निकालना है क्या R2 ले लिए, और ये के स्क्वायर आपका क्या, अगर ये हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर हम हटाएंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर, रूट हटता है तो उस साइड के स्क्वायर, और ZS/ZP हुआ। हमको ZS/ZP हो गया, हमको निकालना क्या है द्वितीय का ना, किसका R2 का, द्वितीय का। तो द्वितीय ऊपर में है तो ZS इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू ZP किसको प्राइमरी को बोलते हैं, तो के स्क्वायर इंटू Z1 इक्वल टू Z2, तो Z2 इक्वल टू, तो Z2 R2 होता है, तो ये आपका के स्क्वायर इंटू R1, तो R2/के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में लोह की हानि कैसे होती है। मतलब ट्रांसफार्मर में कह रहा है कि लोह की हानि किस पर डिपेंड करता है, किसकी हानि, लोह की हानि आपको किस पर डिपेंड करता है, तो लोह की हानि डिपेंड करता है फ्लक्स घनत्व बढ़ने से बढ़ती है, किससे, फ्लक्स घनत्व बढ़ने से बढ़ेगी। ट्रांसफार्मर में लोह की हानि फ्लक्स घनत्व बढ़ने से, मतलब बीएम की वैल्यू बढ़ने से बढ़ेगी। अब बीएम की वैल्यू, अब देखिए फाई जो होता है, जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है फाई, उसको जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं क्या, बीएम मैग्नेट, फ्लक्स घनत्व इंटू एरिया, फ्लक्स घनत्व इंटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखिए 77 का देखिए, ट्रांसफार्मर में लो हानि फ्लक्स घनत्व में बढ़ने से बढ़ती है। हम जानते हैं कि लो हानि एडी करंट हानि और हिस्टेरिसिस हानि से भी परिभाषित की जाती है। हिस्टेरिसिस हानि WH हिस्टेरिसिस लॉस होता है, उसका होता है नीटा BM 1.6 FV, एंड ईडी करंट पावर होता है W इक्वल टू BM स्क्वायर F²T², ठीक है। एन इक्वल टू हिस्टेरिसिस यानी BM अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स वेबर पर घन मीटर में स्क्वायर होता है, V इक्वल टू कोर का आयतन, F फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये जो आपका लॉस है हिस्टोरिसिस लॉस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BM टू द पावर 1.6, ठीक है। इसके बाद देखिए ये लॉस होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने से ट्रांसफार्मर में लोहानी बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखिए 78 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, कि ये देखिए के भी ये है और इतना बाई इतना वोल्टेज है। देखिए एस का वैल्यू आपका दिया हुआ है, एस इक्वल टू होता क्या है VI, ठीक है। एस का वैल्यू कितना, ट्रांसफार्मर का KVA रेटिंग दिया है, तो ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार प्राथमिक धारा ज्ञात कीजिए, मतलब फुल लोड प्राइमरी करंट निकालने के लिए कह रहा है। तो एस इक्वल टू VI हुआ, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा S/V। अब देखिए एस कितना है आपका, एस है आपका 100 KVA, ठीक है।
100 केवीए इसको वोल्ट में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर केवीए को हमको वोल्ट में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वोल्टेज का वैल्यू आपका कितना है, किसका हमको निकालना है, प्राइमरी का वोल्टेज कितना है हमको 2500, 2500। अब ये जीरो कैंसिल, ये जीरो। अब देखिए 24 जा, अब 4 10 जा कितना हुआ 40। अब 4 10 जा कितना हुआ आपका 4 10 जा हो गया 40। अब 40 में कौन है आपका 40 कितने नंबर में है, बी नंबर ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट कार्ड है, नेक्स्ट कार्ड है क्या आपको कि यदि ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार तांबे हानि 64 100 वाट हो, मतलब 6400 वाट हो, तो आधा भार की तांबे की कमी होगी, आधा भार की तांबे की कमी होगी। हमसे देखिए कॉपर हानि जो होता है आपका आई स्क्वायर आर होता है, कॉपर हानि क्या होता है आई स्क्वायर आर होता है, कॉपर हानि आई स्क्वायर आर होता है। आप पढ़े होंगे उसमें का ऊष्मा प्रभाव में आपका देखिए जो एक फॉर्मूला आता है स्क्वायर आर टी, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है कि नहीं। तो यहीं से समझ जाइए आई स्क्वायर आर टी होता है हीट बराबर, तो आई स्क्वायर आर यहीं से समझ जाइए ये कॉपर हानि है। अगर धारा का मान एन स्क्वायर इंटू पूर्ण भार पर हानि हो तो वह एन स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना है आधा, आधा भार कहा है तो 1/2। और देखिए अब टोटल कितना था 64, तो 64 तो 1/4 हो जाएगा ये इंटू 64। देखिए आधा था इसीलिए हम एन का मतलब यहाँ एन स्क्वायर का मतलब होता है जितना आपका भार की कमी होती है। तो यहाँ इससे को काटेंगे तो कितना होगा 16 100 वाट। ठीक है नेक्स्ट देखिए कह रहा है क्या, एक ट्रांसफार्मर का आयरन क्षय 400 वाट है। यदि ट्रांसफार्मर के लोड को दुगुना कर दिया जाए तो आयरन क्षय कितना गुना होगा, आयरन क्षय कितना होगा, तो आयरन क्षय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर तांबे का रहता है तब कॉपर में परिवर्तन होता है, आयरन क्षय में कोई परिवर्तन। ट्रांसफार्मर के लिए आयरन क्षय का मान सदैव स्थिर रहता है, इसमें लोड परिवर्तन के साथ स्थिर मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या तो दुगुना भार पर भी मान समान रहेगा, आयरन क्षय में कोई परिवर्तन नहीं, कॉपर लॉस में होता है। अब देखिए यहाँ ये देखिए आपका कह रहा है कि एक परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर में अधभार पर ताम हानियां, अभी इसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसकी पूर्ण भार पर ताम हानियों की तुलना में होगी। तो पूर्ण भार पर ताम हानि की तुलना में कितना होगी, तो ये आपका होगा 1/4। कैसे देखिए यदि एक ट्रांसफार्मर लॉड आधा हो जाता है तो कॉपर हानियां चौथाई हो जाती है, लॉड आधा तो कॉपर हानियां चौथाई। देखिए पी कॉपर हानियां प्राइमरी में होता है एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा पी इन। ठीक है देखिए अब देखिए ये आपका आउट है, क्या है आउट, और ये पी इन है, प्राइमरी में इन करेगा। अब देखिए अब जब भी हम बात करेंगे तो एम स्क्वायर का मतलब 1/2 आधा कर रहे हैं 1/2 का स्क्वायर, और पी इन हो जाएगा इसका मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 का मतलब 1/4 है। नेक्स्ट देखिए कितना किए थे 81 82 82। देखिए 82 में क्या कर रहा है कि एक परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर में कुल हानि किस पर निर्भर करती है, तो कुल हानि वोल्टता और धारा पर निर्भर करती है, किस पर, वोल्टता और धारा पर निर्भर करती है। ठीक है परिमाण कुल हानि उसकी वोल्टता और धारा पर निर्भर करती है, इसलिए परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में दी जाती है, किसमें केवीए में दी जाती है। अब क्या करा है 83, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सा हानि एक समान बनी रहती है, तो कोण हानि मतलब यदि V/F अनुपात किसी भी ट्रांसफार्मर में समान रखा जाए तो इस परिस्थिति में वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी, इस परिस्थिति में क्या होगा ट्रांसफार्मर की कोण हानि मैग्नेटिक हानि अथवा मैग्नेटिक हानि स्थिर बनी रहती है एवं इसमें इनमें भार के साथ किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट कर रहा है कि ट्रांसफार्मर में नियत हानियां होती है, नियत हानियां होते हैं एडी करंट हानि और हिस्टोरिसिस हानि, दोनों नियत होती है, दोनों क्या होती है नियत होती है। लौ हानि यह दो प्रकार के होते हैं, एक भंवर हानि जिसको एडी करंट, भंवर हानि को एडी करंट कहते हैं, इस हानि के कारण ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है। अब भंवर धारा का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है W = B² M F² × T²। ठीक है W = भंवर धारा, BM मतलब अधिक चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, और F मतलब फ्रीक्वेंसी, T मतलब क्रोड की मोटाई। स्थैतिक हानि हिस्टोरिसिस हानि क्रोड के बार बार चुंबकित अथवा चुंबकित होने से विद्युत शक्ति की जो खपत होती है
कोर के बार बार चुंबकित अथवा विचुंबकित मतलब मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होने से विद्युत शक्ति की भी जो खपत होती है उसे हिस्टोरिसिस हानि कहते हैं। इसका मान एसी की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालते हैं क्या, हिस्टोरिसिस हानि इक्वल टू क्या होता है, नीटा इंटू बी एम टू द पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी, ठीक है। हिस्टोरिसिस हानि या V4 करोड़ का आयतन WH हिस्टोरिसिस हानि है। नेक्स्ट देखिए 85 नंबर। 85 नंबर क्या कहता है, एक ट्रांसफार्मर के लोहे हानि को मापा जा सकता है, लोह हानि को मापा जाता है कम शक्ति कारक वाट मीटर से। एक ट्रांसफार्मर के लोहे की हानि को मापा जाता है कम शक्ति का एक वाट मीटर से। एक ट्रांसफार्मर के लो हानि को मापने के लिए कम शक्ति कारक वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, से किया जाता है, नापा जाता है। अब देखिए निम्न में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किया जाता है। तो ये होता है आपका एडी करंट क्षति को घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लिमिनेट किया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर को लिमिनेट कर एडी करंट क्षति को कम किया जाता है, क्योंकि एडी करंट क्षति कोर की मोटाई के वर्ग के समानुपाती होता है। कोर के मोटाई के वर्ग के समानुपाती होता है एडी करंट। उसको कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीय परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानियां होती है। तो चुंबकीय परिवर्तन के कारण हिस्टोरिसिस हानि होता है, मतलब मैग्नेटिक या डीमैग्नेटिक के कारण हिस्टोरिसिस हानि होगी। ट्रांसफार्मर के कोर में बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने के कारण पावर की खपत होती है, उसे हिस्टोरिसिस लॉस कहा जाता है। हिस्टोरिसिस लॉस WH इक्वल टू नीटा इंटू बी एम टू द पावर 1/6 FV होता है। एन फॉर हिस्टोरिसिस नियतांक है, नीटा जो है ये एन जैसा लिखा हुआ है, हिस्टोरिसिस नियतांक है। BM अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है वेबर पर मीटर स्क्वायर में। और ये देखिए आपका क्या है, V इक्वल टू कोर का आयतन, F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हर्ज में। हिस्टोरिसिस हानि किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए हिस्टोरिसिस हानि का आपका फार्मूला क्या होता है, WH इक्वल टू एन नीटा बी मैक्सिमम और 1.6 FV W, ठीक है, ये आपका D होगा। स्थैतिक हानि हिस्टोरिसिस हानि क्रोड के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से विद्युत शक्ति का जो खपत होती है उसे हिस्टोरिसिस हानि कहता है। इसका मान AC की आवृत्ति बढ़ाने से बढ़ता है, WH इक्वल टू नीटा बी एम 1.6 FV। WH हिस्टोरिसिस हानि V क्रोड का आयतन होता है। नेक्स्ट करा कि ट्रांसफार्मर के चुंबकीय फ्रेम में होने वाले हिस्टोरिसिस नुकसान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, तो पदार्थ के आयतन पर, पदार्थ के वर्ग पर, आवृत्ति पर और अभिवाह फ्लक्स घनत्व पर, इन सभी पर, ठीक है। लौ आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकीय और विचुंबकीय हानि कहते हैं। हिस्टोरिसिस हानि WH इक्वल टू नीटा इंटू BM 1 FV। एन नियतांक है, ये तो आप फ्रीक्वेंसी है, V कोड है और फ्लक्स घनत्व आपका BM है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करा है, ट्रांसफार्मर में हिस्टोरिसिस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम किया जाता है। तो ये किया जाता है स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। हिस्टोरिसिस हानियों को कम किया जाता है स्टील लेमिनेशनों का सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके। ट्रांसफार्मर में हिस्टोरिसिस हानि को कम करने के लिए स्टील लेमिनेशन का सिलिकॉन अंश से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि हिस्टोरिसिस हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जाता है, जिसका किया जा सकता है, जिसमें क्या हो, हिस्टोरिसिस हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कम हिस्टोरिसिस गुणांक होता है, हिस्टोरिसिस हानि को उस कोर के लिए एक सामग्री हेतु कम हिस्टोरिसिस गुणांक वाला पदार्थ काम में लेते हैं। इसीलिए हम वैद्युतिक मशीनें में निम्न शिथिल हौस हेतु सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 91 के बाद 92 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिणाम मित्र या घूर्णन मशीन मतलब जो ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण BH पास क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है। तो ये इनमें हिस्टोरिसिस हानि कम होती है, संकीर्ण वाला होगा तो हिस्टोरिसिस हानि कम होगा, तो जितना एरिया ज़्यादा होगा हिस्टोरिसिस ज़्यादा होगा। परिणाम मित्र या घूर्णित मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री सिलिकॉन मिलाकर हिस्टेरेसिस हानि कम की जा सकती है, ठीक है। 93 कह रहा है कि
ट्रांसफार्मर सर्किट मोड में मूल हानि को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो मूल हानि को दर्शाया जाता है शंट प्रतिरोध के रूप में। ट्रांसफार्मर सर्किट मोड में मूल हानि को किस रूप में दिखाया जाता है? शंट प्रतिरोध में। ट्रांसफार्मर सर्किट मोड में मूल हानि को शंट प्रतिरोध के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर प्रकार ए हानि आवृत्ति के वर्ग के अनुपातिक है, जबकि प्रकार बी हानि आवृत्ति के अनुपातिक है। तो प्रकार ए और बी में क्रमशः क्या होगा? तो देखिए यहाँ से क्या कहा है, ये कहा है आपका इसका भंवर धारा हानि और हिस्टोरिसिस हानि हो जाएगा, भंवर धारा और हिस्टोरिसिस हानि होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमको बोला क्या, प्रकार पहला है कि ए में, तो पी एन निकालेंगे, पी एन क्या होगा? तो पी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भंवर धारा हानि किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? फ्रीक्वेंसी के वर्ग का। दूसरा में होगा फ्रीक्वेंसी का, तो हिस्टोरिसिस हानि हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का होगा तो क्या? भंवर धारा हानि होगा। नेक्स्ट 95 क्या कर रहा है? स्टैम्पिंग की मोटाई जितनी कम होगी ट्रांसफार्मर में उतना ही कम क्या होगा? भंवर धारा करंट होगा, भंवर धारा। स्टैम्पिंग की मोटाई जितनी कम होगी ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि उतना ही कम होगी। ज्ञात रहे कि स्टेकिंग फैक्टर सदैव 1 से कम होता है, वास्तव में इफेक्टिंग क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है? देखिए बिना लोड वाला एक ट्रांसफार्मर प्रेरित ईएमएफ कितना है? 230 वोल्ट आरएमएस कर रहा है, जो 2 एम्पियर आरएमएस करंट खींचता है। तो उनके बीच का कोण कितना है? 83.76 डिग्री है। तो अब कोण हानि क्या होगा? देखिए कोण हानि हमसे पूछा है, कैसा? कोण हानि। कोण हानि क्या होता है? कोण हानि पी कोण हानि अगर निकालते हैं तो ये होता है आपका क्या? ये पी कोण हानि अगर हम निकालते हैं तो ये होता है V0I0 cos थीटा। अब देखिए V का वैल्यू कितना है आपका? V का वैल्यू तो आपका 230 दिया है। अब इसके बाद क्या है आपका? ये देखिए I का वैल्यू 2 एम्पियर है तो 2 हो गया। cos कितना आपका? 83 पॉइंट कितना? 76 डिग्री। अब इसमें क्या होगा? 83.76 डिग्री का वैल्यू लगभग कितना होगा आपका? 90। cos 90 कितना होता है? cos 90 आपका 0 हो जाता है, तो 0 हो जाता है तो उससे ये कम, तो कितना के बराबर? तो ये आपका लगभग देगा कितना? 50 वाट के बराबर। अभी पॉइंट में उसका वैल्यू दिया रहता है वहाँ एग्जाम में। ट्रांसफार्मर में होने वाला इसमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर ब्लॉक्ड रोटर टेक्स्ट बहुत अधिक होता है? ट्रांसफार्मर में होने वाला इसमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेक्स्ट में बहुत अधिक होता है? तो ये होता है कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर में होने वाला कॉपर लॉस इंडक्शन मोटर के ब्लॉक टेक्स्ट में बहुत अधिक होता है, क्योंकि जैसा कि रोटर अवरुद्ध ब्लॉक्ड है, कोई रोटेशन नहीं है, तो घूर्णी नुकसान शून्य है और रोटर कोर के नुकसान की अपेक्षा भी की जा सकती है, क्योंकि रोटर की आवृत्ति बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है, अब क्या करा है कि ट्रांसफार्मर में लो हॉर्स कहाँ होती है? तो लो हॉर्स होती है कोर में लो हॉर्स कोर में। ट्रांसफार्मर में लो हॉर्स कोर हानियों का उदाहरण है। यह नो लोड परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। वास्तव में ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो नियत आवृत्ति और शक्ति स्थानांतरण पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा है कि बिना लोड की स्थिति में एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का इनपुट कितना होगा? तो इनपुट क्रोड हॉर्स के बराबर होगा प्राथमिक वाइंडिंग का इनपुट। एक ट्रांसफार्मर की स्थैतिक युक्ति है जो कि नियत आवृत्ति पर ऊर्जा हस्तांतरण का कार्य करती है। ज्ञात रहे कि यह निष्क्रिय युक्ति केवल आउटपुट में वोल्टता के मान को घटा बढ़ा सकती है। यदि ट्रांसफार्मर का लोडहीन अवस्था में परीक्षण किया जाए तो यह सदैव क्रोड हॉर्स बराबर मान प्रदर्शित करेगा। उसी प्रकार यदि इसे लोड सहित अवस्था में परीक्षण किया जाए तो यह तार्म हॉर्स, मतलब लोड अगर नहीं है तो क्रोड हॉर्स, लोड है तो तार्म हॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट 100 क्या कर रहा है? शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा हॉर्स नग्न है? तो कौन सा हॉर्स नग्न होगा शून्य लोड अवस्था में? तो तार्म हॉर्स। शून्य लोड अवस्था में तार्म हॉर्स नग्न माना जाता है। साथ ही ज्ञात रहे तार्म हॉर्स का शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जहां कम वोल्टा बाइंडिंग में लघु परिपथ किया जाता है। ट्रांसफार्मर में तार्म हॉर्स कहाँ होती है? तो तार्म हॉर्स होती है बाइंडिंग पर। तार्म हॉर्स बाइंडिंग हॉर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाइंडिंग का अति तापन
द्वारा आई स्क्वायर आर हानियों से संदर्भित रहती है। यह शॉर्ट सर्किट परीक्षण का संदर्भित होती है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर, यदि ट्रांसफार्मर को तांबे से बना हो तो क्या होगा, भंवर धारा हॉस अधिक होगा। तांबे से बना होगा तो ईडी करंट लॉस ज़्यादा होगा। यदि ट्रांसफार्मर का कोड तांबे से बना हो तो भंवर धारा हॉस अधिक होगा, ईडी करंट हॉस अधिक होगा, लॉस अधिक होगा। ज्ञात रहे कि ताम हानियाँ शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है। ज्ञात रहे कि परीक्षण में न्यून वोल्टता साइड सदैव शॉर्ट सर्किट रहती है। किसी ट्रांसफार्मर की लौ हानि व्यंजन द्वारा ज्ञात की जाती है। लौ हानि के लिए कौन सा व्यंजन है, फार्मूला है? तो लौ हानि जो होता है इक्वल टू हिस्टेरिसिस हानि और भंवर हानि, धारा हानि। मतलब क्या, हिस्टेरिसिस लॉस और प्लस ईडी करंट लॉस इक्वल टू क्या होता है, आयरन का जो क्षति होता है लौ हानि होता है वो हिस्टेरिसिस लॉस प्लस क्या, ईडी करंट लॉस। मतलब लौ हानि इक्वल टू हिस्टेरिसिस हानि प्लस भंवर धारा हानि होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की लौ हानि इक्वल टू हिस्टेरिस हानि प्लस भंवर धारा हानि व्यंजन द्वारा ज्ञात की जाती है। साथ ही इस प्रकार की हानि को स्थिर हानि भी कहा जाता है, जिसे ट्रांसफार्मर के खुला परीक्षण द्वारा किया जाता है। जिसे ट्रांसफार्मर के खुला परीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है कि ट्रांसफार्मर के पूर्ण लोड ताम्र हानि, कॉपर लॉस और लो हानि, आयरन लॉस क्रमशः कितना है, 64, 100 वाट और 5000 वाट। आधे लोड पर ताम्र हानि और लो हानि क्रमशः होगा। देखिए आधे लोड पर आपको निकालना है, किस पर निकालना है, आधे लोड पर। तो जैसे देखिए आधे लोड पर अगर आप कॉपर का हानि निकालते हैं, आधे लोड पर अगर आप कॉपर का हानि निकालते हैं तो देखिए पी मिस लॉस होता है, या देखिए कॉपर लॉस आधे पर कितना होगा, तो आधे पर होगा तो इसका आधा का क्या होगा आपको स्क्वायर। ठीक है, इसके इनटू कितना आपका दिया हुआ कितना है तार हानि वाला कितना 64। अब देखिए इसको करिएगा तो 1/4 देगा, इंटू क्या देगा 64, 100 देगा, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1600 वाट। अब देखिए ये हो गया। बट क्या होता है, आधे लोड हो चाहे फुल लोड हो, लो हानि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लो हानि जितना है उतना ही रहेगा। तो कितना था लो हानि, कितना 5000 वाट। तारम हानि पर फर्क पड़ेगा आधे लोड पर, लेकिन लो हानि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब वो हो जाएगा 1600 तारम हानि और लो हानि कितना हो जाएगा आपका वही 5000 वाट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, गौर से देखिएगा। कह रहा है कि परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर में घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ होती है। घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ हमेशा शून्य होती है ट्रांसफार्मर में। घर्षण और वायु घर्षण क्योंकि एस्थेटिक है, एस्थेटिक मतलब होता है स्टेबल रहता है, कभी इसमें कोई चीज़ रोटेट नहीं करता है। तो परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर में एस्थेटिक युक्ति है, जहाँ युक्ति से तात्पर्य ऐसी मशीन से है जहाँ कोई घूर्णनीय हिस्सा ना हो। अतः इस प्रकार की युक्ति में घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ शून्य होती है। घर्षण हानि और वायु घर्षण हानि दोनों क्या होगा, शून्य होगा ट्रांसफार्मर में। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में क्रोध हानि किस पर नियत रहती है। क्रोध हानि हमेशा किस पर, मतलब 1/4 भार पर भी नियत रहती है, आधे भार पर भी नियत रहती है, अधिकतम भार पर भी नियत रहती है। मतलब सभी भार पर क्या होता है ट्रांसफार्मर में क्रोध हानि नियत रहती है। एक ट्रांसफार्मर में क्रोध हानि सभी भारों पर नियत रहती है। क्रोध हानियों का खुले परिपथ अनुरक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्रोध हानि किसके द्वारा, खुले परिपथ अनुरक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है क्रोध हानि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाए तो, अगर पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाए तो लॉ हॉर्स कम होगा। लॉ हॉर्स क्या होगा, कम होगा। एक ट्रांसफार्मर में यदि पीक वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो लॉ हॉर्स कम हो जाता है। लॉ हॉर्स क्या होता है, कम। एक ट्रांसफार्मर में, एक किस में, देखिए एक क्या है आपका, एक ट्रांसफार्मर में यदि क्या होगा, वोल्टेज प्राथमिक को दिया जाता है तो लो हॉर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार यदि पीक वोल्टेज द्वितीयक को दिया जाता है तो लो हॉर्स अधिक होगा। अगर द्वितीयक को दिया जाएगा, किसको, सेकेंडरी को, तो क्या होगा, सेकेंडरी को दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। प्राइमरी को दिया जाएगा तो लो हॉर्स कम होगा वोल्टेज। ठीक है, पीक वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से हानियों में से किसे परिवर्ती हानियों के रूप में जाना जाता है। परिवर्ती हानियों के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो ये तारम हानि को। तारम हानि हमेशा बदलते रहता है। ट्रांसफार्मर में तारम हानियों को परिवर्तित हानियाँ तथा आयरन हानियों को नियत हानियाँ कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, आयरन हानि नियत होता है। अब देखिए ट्रांसफर में कौन सी हानि लॉर्ड के अनुक्रमानुपाती होती है, कौन सी हानि लॉर्ड के अनुक्रमानुपाती होता है, ये तारम हानि, क्योंकि ये परिवर्तित होता है, क्योंकि लॉर्ड बदलेगा तो ये बदलेगा, अनुक्रमानुपाती होता है। ट्रांसफर में ताम हानि लॉर्ड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब क्या, जब PCU अगर, तो ये क्या है आपका तारम लॉस, मतलब कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस होगा किसके वर्ग के अनुपाती होगा, तो ये आपका लॉर्ड, लॉर्ड जो होगा ना जेड, लॉर्ड के वर्ग के क्या होगा, ये अनुपातिक का, ये लॉर्ड के क्या होगा, वर्ग के अनुपातिक होगा, मतलब स्क्वायर के बराबर होगा, अनुपातिक हो जाएगा, ठीक है, अनुपातिक होगा, मतलब लॉर्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो ट्रांसफर में तारम हानि लॉर्ड के वर्ग के अनुपातिक होता है, अर्थात लॉर्ड बढ़ने पर या घटने पर हानि का मान परिवर्तित होता है, लॉर्ड बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में तैल के स्फुटन परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, ट्रांसफार्मर में तैल के स्फुटन परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये आपका नमी को ट्रांसफार्मर में तैल के स्फुटन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो नमी ज्ञात किया जाता है। ट्रांसफार्मर में तैल के स्फुटन परीक्षण द्वारा नमी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त नमी ज्ञात को दूर करने के लिए ब्रीथर का यूज करते हैं, VBI, नमी ज्ञात करने के लिए ब्रीथर का यूज, और नमी को पता लगाने के लिए किसको, स्फुटन परीक्षण, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है, जिसके सिलिका नामक एक जेली, जिसमें क्या होता है, सिलिका नामक एक जेली होती है, जो नमी रहित अवस्था में नमी, किंतु नमी अवशोषण के बाद गुलाबी रंग में बदल जाता है, नमी रहित अवस्था में नमी, किंतु नमी अवशोषण के बाद गुलाबी रंग में बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मरों पर नो लोड परीक्षण खुला परिपथ क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है, तो नो लोड परिपथ करने के लिए खुला परिपथन में ट्रांसफार्मरों में पर नो लोड परीक्षण यानी कि खुला परिपथ क्या निश्चित करने के लिए किया जाता है, तो यह मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन क्षति दोनों के लिए, A और B दोनों, मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन क्षति दोनों के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर में नो लोड परीक्षण को निश्चित किया करने के लिए किया जाता है, किसको निश्चित करने के लिए, मैग्नेटिक करंट और आयरन क्षति दोनों को। अब देखिए ट्रांसफार्मर में नो लोड परीक्षण मैग्नेटाइजिंग करंट और आयरन क्षति निर्धारित करने के लिए किया जाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट से ही आयरन क्षति का पता चलता है। इस परीक्षण को ओपन सर्किट परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, ओपन शक्ति परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कह रहा है क्या, परिणाम मित्र पर लघु परिपथन परीक्षण के दौरान लौह हानि नग्न होती है, क्योंकि लौह हानि क्यों नग्न होती है, तो प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है। लघु परिपथन में परीक्षण के दौरान, ट्रांसफार्मर में लघु परिपथन में परीक्षण के दौरान लौह हानि नग्न होती है, क्योंकि प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होगा। ट्रांसफार्मर में खुली परिपथ परीक्षण कॉपर हानियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ट्रांसफार्मर में लघु पथ परीक्षण कॉपर हानियों को, मतलब क्या, कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या आता है। इसमें प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है, इसलिए इसमें कोर या लो हानियाँ निम्न होती है। आयरन लॉस को भी स्थिर लॉस भी कहा जाता है, आयरन लॉस को स्थिर लॉस भी कहा जाता है, आयरन लॉस को क्या कहा जाता है, स्थिर लॉस भी कहा जाता है। 113 से देखिए हम 113 क्या कह रहा है कि ट्रांसफर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट सर्किट परीक्षण जो है आपको कॉपर हाउस मतलब कॉपर लॉस को करने के लिए, निर्धारण करने के लिए किया जाता है शॉर्ट सर्किट परीक्षण ट्रांसफार्मर में। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा कॉपर हाउस निर्धारित किया जाता है। इसमें प्राइमरी में सामान्य वोल्टेज 5 से 10% तक रखा जाता है। प्राइमरी में जब हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट परीक्षण करेंगे कॉपर हाउस को निर्धारित करने के लिए, तो प्राइमरी में आपको क्या रखना होगा, वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज कितना रख रहेगा, 5 से 10%। और इस परीक्षण द्वारा पूर्ण लोड धारा ज्ञात करना होता है, पूर्ण लोड धारा ज्ञात करना होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है देख लीजिए। कह रहा एक ट्रांसफर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण करने हेतु निम्न में से किस ओर शॉर्ट सर्किट किया जाता है, किस ओर शॉर्ट सर्किट करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते हुए निम्न में से किस ओर शॉर्ट सर्किट किया जाता है, तो ये शॉर्ट सर्किट किया जाता है कम वोल्टेज पक्ष में, कम वोल्टेज पक्ष में शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अब देखिए कह रहा है कि ये ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट परीक्षण करते समय कम वोल्टेज वाला पक्ष शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर हाउस ज्ञात किया जाता है, किसको ज्ञात करते हैं, कॉपर हाउस को। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के लिए OC ओपन सर्किट, OC मतलब ओपन सर्किट, और SC शॉर्ट सर्किट टेस्ट हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट हेतु निम्नलिखित में कौन सा सत्य है,
तो देखिए ओपन सर्किट परीक्षण के लिए कम वोल्टेज पक्ष और शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए कम वोल्टेज पक्ष, यही आपका क्या है, सत्य है। देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के लिए ओपन सर्किट के लिए कम वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए उच्च वोल्टेज परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में तापमान मान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उपयोग किया जाता है? संपन्नर परीक्षण, संपन्नर परीक्षण। और ये आप देखिए, एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम तापमान फुल लोड टेस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस परीक्षण के लिए बैक टू बैक टेस्ट पुनर्योजी परीक्षण या संपन्नर परीक्षण का परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, 117 क्या करा है? लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? मतलब लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा। लोडिंग स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मरों की दक्षता को बैक टू बैक परीक्षण से निर्धारित किया जाता है। इस परीक्षण के स्पंसनर परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब संपन्नर परीक्षण एक परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ से कुल वोल्टेज किसके बराबर होगा? कुल वोल्टेज 0 के बराबर होगा। संपन्नर परीक्षण में एक जो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक के स्थानीय परीक्षण में कुल वोल्टेज 0 के बराबर होगा। कह रहा है क्या? देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक ट्रांसफार्मर की दक्षता एफिशिएंसी की गणना करने के लिए दो समान ट्रांसफार्मरों पर संपन्नर परीक्षण किया जाता है, जहां यहाँ दो समान ट्रांसफार्मर बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, जैसे कि उनके प्राइमरी समान वोल्टेज स्रोत श्रृंखला में और सेकेंडरी समांतर में। मतलब प्राइमरी वाला वोल्टेज क्या होगा? सीरीज में जोड़ा रहेगा और सेकेंडरी वाला किस में? पैरेलल में। यदि एक ट्रांसफार्मर दूसरे पर लोड हो तो इसके लिए द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि श्रृंखला में सीरीज में ईएमएफ एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक दूसरे के सीरीज में क्या होता है? ईएमएफ एक दूसरे के विरोधी होते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवीयता को द्वारा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ट्रांसफार्मर में घुमावदार की सापेक्ष ध्रुवीयता किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो ये क्या आता है? ध्रुवीयता परीक्षण के द्वारा। ध्रुवीयता परीक्षण के द्वारा किसके द्वारा? ध्रुवीयता परीक्षण के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ध्रुवीयता परीक्षण के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखिए, कह रहा है क्या? एक ट्रांसफार्मर के घुमावदार टर्मिनलों में ध्रुवीयता होती है। ध्रुवीयता परीक्षण किसी भी पल में एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और माध्यमिक के सापेक्ष ध्रुवीयता को निर्धारित कर सकता है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की ध्रुवीयता होती है, जो कि योज्य और घटाव ध्रुवीयता होती है। योज्य और घटाव ध्रुवीयता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है? कौन सा परीक्षण नहीं आता है? देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परीक्षण आता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण आता है, वोल्टेज अनुपात माप परीक्षण आता है, बाइंडिंग प्रतिरोध परीक्षण आता है, बट तापमान वृद्धि परीक्षण नहीं आता है। तापमान वृद्धि परीक्षण नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है आपको? देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के नियमित परीक्षणों में से वाइंडिंग प्रतिरोध परीक्षण, वोल्टेज अनुपात परीक्षण, ट्रांसफार्मर वेक्टर ग्रुप परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, इंसुलेशन प्रतिरोध मापन, ऑन लोड टेप चेंजर परीक्षण, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण और वायल दाब परीक्षण शामिल है। नियमित परीक्षणों में ताप वृद्धि परीक्षण और वैक्यूम परीक्षण शामिल नहीं होते हैं। ताप वृद्धि परीक्षण और वैक्यूम परीक्षण शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता है? किस विद्युत उपकरण में? तो ट्रांसफार्मर में सर्वाधिक दक्षता होती है। दिए गए विकल्पों में दक्षता में रखते हुए परिमाणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर सर्वाधिक मान रखता है, क्योंकि यह स्थैतिक होती है, अतः इसमें घूर्णन हौस नहीं होता। साथ ही विद्युत चुम्बकीय परिणन के सिद्धांत पर कार्य करती है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर। ठीक है, आगे देखिए जो फ्राइडे का लॉ होता है। अधिकतम दक्षता के दौरान परिणामित्र मतलब ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान 1000 वाट्स है, तो लोहे का नुकसान क्या होगा?
तांबे का नुकसान जितना होगा उतना ही लोहे का नुकसान होगा। अधिकतम दक्षता के दौरान परिणाम मित्र में तांबे का नुकसान 1000 होता है, तो लोहा का नुकसान भी अधिकतम दक्षता में क्या होगा, 1000 होगा, क्योंकि अधिकतम दक्षता में लोह हानि और क्या ताम्र हानि दोनों क्या होता है, तुल्य होता है, इक्वल होता है। ठीक है, 23 नंबर कड़ा कि निम्नलिखित में परिणाम मित्र में मतलब ट्रांसफार्मर परीक्षणों में से किसमें एक अतिरिक्त परिणाम मित्र की आवश्यकता होती है। एक अतिरिक्त परिणाम मित्र की आवश्यकता होती है किसमें, संपनर परीक्षण में। संपनर परीक्षण में दिए गए परीक्षणों में से संपनर का परीक्षण दिष्ट मशीनों के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण के रूप में होता है, जबकि प्रत्यक्ष भरण, खुला परिपथ तथा लघु परिपथ यह तीनों परीक्षण परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि परिणाम मित्र शक्ति को स्थानांतरित करता है, वह भी नियत अर्थात बिना मान तथा आवृत्ति के, जबकि स्टेप अप तथा स्टेप डाउन अनुप्रयोग द्वारा क्रमशः वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जाता है। 24 नंबर एक ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में कौन से पैरामीटर निर्धारित किए जाते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट में कौन से पैरामीटर निर्धारित किए जाते हैं, तो चुंबकीय प्रतिक्रिया, कोर हानि, प्रतिरोध। तो चुंबकीय प्रतिक्रिया या कोर हानि, प्रतिरोध। जैसा कि हम ज्ञात है कि ट्रांसफार्मर में एक स्थैतिक युक्ति है, यह मुख्य दो प्रकार से अप्रत्यक्ष टेस्ट को परफॉर्म कर सकती है, जिसमें पहली शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है जिसकी सहायता से कॉपर हानियाँ ज्ञात की जाती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य टेस्ट होता है जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, जिसकी सहायता से कोर हानियाँ, चुंबकीय प्रतिक्रिया, कोर हानि, प्रतिरोध ज्ञात की जाती है। ठीक है, परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर के प्रत्यक्ष लोडिंग परीक्षण डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में ज्ञात करने के लिए परिणाम मित्र ट्रांसफार्मर को निर्धारित घंटों के लिए इसकी निर्धारित धारिता के लिए लोड किया जाता है। तो किसके लिए, तापमान वृद्धि के लिए, तापमान वृद्धि के लिए। परिणामित ट्रांसफार्मर के प्रत्यक्ष लोडिंग परीक्षण डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट में तापमान वृद्धि ज्ञात करने के लिए परिणामित ट्रांसफार्मर को निर्धारित घंटों में के लिए इसकी निर्धारित धारिता के लिए लोड किया जाता है। ठीक है, किसी 2 केवीए ट्रांसफार्मर जिसका 150 वाट का आयरन हाउस होता है, जिसमें कड़ाई 250 का पूर्ण लोड कॉपर हाउस ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता कब होगी, जब कुल हाउस है कितना, कुल हाउस कितना है। तो आप देखिए इसमें कड़ा है क्या, आपको किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता तब होती है जब आयरन हाउस कॉपर हाउस दोनों समान होता है। ठीक है, यहाँ पर 150 वाट आयरन हाउस दिया गया है, 150 वाट कॉपर हाउस, तो दोनों को जोड़ करके कितना होगा, 300 वाट बोले थे ना। टोटल हाउस जो होता है वो क्या होता है, कॉपर हाउस PCU प्लस PI IU मतलब आयरन लॉस और ये लॉस दोनों के इक्वल होता है, सम के इक्वल। अब कड़ा है क्या, कड़ा है कि एक ट्रांसफार्मर की दक्षता किन के बीच होती है। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% के बीच होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% होती है क्योंकि इसमें हानियाँ कम होती है, इसमें घूर्णनीय भाग नहीं होती है, जिसके कारण विंडेज लॉसेज नहीं होता, विंडेज लॉसेज नहीं होता है। तो एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 80% होता है, 90 से 98% होता है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता क्या होगी, अधिकतम दक्षता क्या होगी एक ट्रांसफार्मर की, तो अधिकतम दक्षता तांबे की हानि और लोहे की हानि के बराबर हो जाने पर होगा, मतलब तुल्य होने पर, मतलब आयरन लॉस जो होगा, आयरन लॉस और किसका कॉपर लॉस दोनों सेम हो जाएगा या तुल्य हो जाएगा, तब क्या होगा, तब ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी, दोनों बराबर होने पर। किस ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्न में से किस व्यंजन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालना है तो क्या होगा, दक्षता इक्वल इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। और जब आउटपुट निकालते हैं तो हानियाँ के सेंस में क्या होता है, इनपुट माइनस लॉस, इनपुट माइनस लॉस बाय इनपुट, इनपुट माइनस लॉस बाय इनपुट। ठीक है, अब देखिए इनपुट बाय इनपुट माइनस हानियाँ बाय हानियाँ, इनपुट पर लॉस हुआ तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं इनपुट बाय इनपुट माइनस लॉस बाय क्या, इनपुट लिख सकते हैं। इनपुट इनपुट कैंसिल होकर के 1 देगा और ये क्या है, लॉस बाय इनपुट, लॉस बाय इनपुट। तो देखिए 1 माइनस लॉस बाय इनपुट किस में है, देखिए 1 माइनस हानि बाय इनपुट, ये है आपका किस में, ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कड़ा है परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर की
अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त है, यही में दोनों क्या होगा बराबर, कौन सा मतलब स्थिर हानि और कॉपर हानि दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो बराबर किस में आएगा, तो देखिए आपका किस में आ रहा है बराबर, देखिए इसमें, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो लौ हानि ऊपर चल जाएगा, नीचे में है देखिए कॉपर हानि बाय लौ हानि इक्वल टू 1, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। परिणामित में अधिकतम दक्षता के लिए परिवर्तित हानियां तथा स्थिर हानियां बराबर होती है, अर्थात परिणामित में एक स्थितिक मशीन है जो परिवर्तित हानियां कॉपर लॉस और लौ हानियां दोनों बराबर होता है अधिकतम के सेंस में। अब क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि इनपुट में घटाई गई हानियां को अनुपात ट्रांसफार्मर के किस पैरामीटर से व्यक्त किया जाता है। इनपुट से इनपुट घटाई गई हानियां का अनुपात ट्रांसफार्मर किस पैरामीटर से व्यक्त किया जाता है, तो ये व्यक्त किया जाता है दक्षता से। किससे, दक्षता से। इनपुट में घटाई गई हानियां का अनुपात ट्रांसफार्मर की दक्षता पैरामीटर को व्यक्त करता है। ट्रांसफार्मर की वोल्टता इसके घुमाव पर निर्भर करती है। यदि टर्न की संख्या अधिक होगी तो स्टेप अप कहा जाएगा, यदि वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होगी तो स्टेप डाउन कहा जाएगा। ठीक है। स्रोत से भार तक अधिकतम शक्ति या हस्तांतरण निम्न में से क्या है, तो स्रोत से भार तक अधिकतम शक्ति या हस्तांतरण है, स्रोत में प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होगा। स्रोत में प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होगा। ठीक है। स्रोत से भार तक अधिकतम शक्ति हस्तांतरण में स्रोत प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर होती है। वैसे ट्रांसफार्मर की शक्ति के साथ कोई परिवर्तन नहीं करता है, अर्थात शक्ति ट्रांसफार्मर में हमेशा नियत रहती है, केवल वोल्टेज ही उच्च तथा निम्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की संरचना इस प्रकार होती है जिसमें उसकी अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या होगा, लगभग पूर्ण भार पर होगा, लगभग पूर्ण भार प्राप्त होगा। ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर की संरचना इस प्रकार होती है जिसमें उसकी अधिकतम दक्षता लगभग पूर्ण भार पर प्राप्त होगा। पावर ट्रांसफार्मर की संरचना इस प्रकार होती है जिसमें उसकी अधिकतम दक्षता लगभग पूर्ण भार पर होती है। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि वितरक ट्रांसफार्मर लगभग आधे भार पर बनाए जाते हैं। वितरक ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर लगभग आधे भाग पर बनाई जाती है। शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग कितना परसेंट होता है, तो ये 97%, क्योंकि किसके बीच में होता है, 90 से 98 के बीच में। तो देखिए ये क्या है, 97 है। ठीक है, 97%। ट्रांसफार्मर की स्थैतिक युक्ति आवृत्ति को बिना परिवर्तित किए हुआ, मतलब युक्ति है जो आवृत्ति को बिना परिवर्तित किए विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में हस्तांतरित करती है। ज्ञात रहे कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य कोई वैद्युतिक संबंध नहीं होता है तथा शक्ति परिणाम मित्र की दक्षता सदैव अति उच्च होती है। अतः क्या है, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखिए 134 के बाद 135, 10 kVA और 220 मतलब V1 220, P 220 है और VS क्या है 220 है, दोनों सेम है। 50 हर्ट्ज परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए 340 वाट, ओपन सर्किट परीक्षण और 168 वाट दर्शाता है। 340 की जगह पर 168 वाट दर्शाता है। पूर्ण लोड में परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता गणना कीजिए, जबकि पावर फैक्टर क्या है 0.8 है। अब देखिए इनपुट शक्ति आपका क्या है, इनपुट पावर जो है आपका क्या है केवीए है, कितने केवीए में व्यक्त करेंगे। शॉर्ट सर्किट बैक कितना है आपका इतना, और इसका ओपन शॉर्ट सर्किट बैक कितना है 168 है, और पावर फैक्टर आपका 0.8 दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए दक्षता जो होता है इसको नीटा से इफिशियंसी को प्लॉट करते हैं, तो आउटपुट शक्ति क्या होगा, आउटपुट पावर बाय क्या था, आउटपुट पावर अब प्लस क्या कौन सा लॉस, कॉपर लॉस प्लस लॉस मतलब आयरन लॉस, दोनों को जोड़ करके मतलब इसको कुल लॉस बोल सकते हैं। तो अभी देखिए ये कितना है ऊपर में, आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, आउटपुट में ना 10 kVA और 220/220 है और इंटू 8। देखिए यहाँ ये कितना है आपका kVA में डालेंगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा आपको 1000 kVA को वोल्टेज में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से क्या मल्टीप्लाई करते हैं। अब पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर आपका 0.8 है, क्या है 0.8 है, बाई क्या होगा आउटपुट शक्ति आपका कितना है, तो आउटपुट शक्ति जो आपका है वो कितना था आपको अभी लिखे थे, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू क्या 1000, 10 इंटू क्या हो जाएगा 1000, 0.8 वही आउटपुट पावर शक्ति है। 10 इंटू क्या, अब ऊपर में देखिए ऊपर में हो जाएगा 10 इंटू क्या केवीए को बदलेंगे तो 1000 से 0.8, और नीचे में हो जाएगा क्या 10 इंटू वही फिर से 1000 इंटू क्या आउटपुट शक्ति 0.8 है। अब प्लस क्या होगा 340 और प्लस 168, ये दोनों लौ हानि और टर्म हानि दोनों जोड़ करके, तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा लगभग 94%। कितना परसेंट 94%, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 100 करेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो लगभग कितना आएगा ये 94%। ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 के बाद 136 देखिए। कारामित ट्रांसफार्मर के संदर्भ में लिखने से कौन सा विकल्प गलत है? तो ट्रांसफार्मर के समय तान हानि लौ हानि में अधिकतम दक्षता सही है, ये कितना बार बोले हैं। और ट्रांसफार्मर की सामग्री को कम कोर हानि और उच्च पारगम्यता चुंबकशीलता होनी चाहिए, सही है ये। एक अच्छी ट्रांसफार्मर की डिजाइन परिणाम की दक्षता 95 से 99%, वही 90 से 98% के बीच में। कारण उच्च वोल्टा कुंडली के निकट होगा, ये गलत है। उच्च वोल्टा कुंडली कोर के निकट लगी होती है, नहीं। दिए गए में डी पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट 136 के ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता बी और सी पर निर्भर करती है, मतलब भार की मात्रा पर और भार की अवधि पर। भार की मात्रा और भार की अवधि पर। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस क्षमता 24 घंटे में ट्रांसफार्मर की किलोवाट KWH में निर्गत तथा किलोवाट घंटे में निर्दिष्ट अनुपात होती है। ये जो होता है आउटपुट KWH और बाई इनपुट KWH, यह समांतर भार की मात्रा और भार की अवधि पर निर्भर करता है। दिए गए भार के लिए परिणाम मित्र मतलब ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये है पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। क्या होती है? दिए गए में परिणाम मित्र में पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में पूर्ण दिवस दक्षता वाणिज्यिक दक्षता के क्या होती है? कम होती है। पूर्ण दिवस क्षमता एक ट्रांसफार्मर के निष्पादन पर निर्णय लेने के लिए क्या है? वितरण ट्रांसफार्मर। पूर्ण दिवस क्षमता एक वितरण ट्रांसफार्मर के निष्पादन निर्णय लेने के लिए उपयुक्त है। पूर्ण दिवस क्षमता वितरण ट्रांसफार्मर के निष्पादन हेतु किया जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर 50% लोड हेतु निर्मित किए गए जाते हैं, जबकि शक्ति परिणामित फल लोड हेतु निर्मित होती है। ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके अनुपात द्वारा दर्शाई जाती है? ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो एक दिन में किलोवाट घंटे आउटपुट तथा किलोवाट घंटे इनपुट के द्वारा दर्शाई जाती है। ट्रांसफार्मर की पूरे दिन की क्षमता एक दिन में किलोवाट घंटे आउटपुट तथा किलोवाट घंटे इनपुट के अनुपात को दर्शाती है। एवं हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर को क्रमशः पूल लोड एवं 50% लोड पर डिजाइन करते हैं। फुल लोड और 50% लोड, फुल लोड होगा, फुल नहीं होगा। देखिए निम्न में से कौन सी एक आदर्श ट्रांसफार्मर की विशेषता नहीं है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर में 50% कॉपर लॉस आदर्श ट्रांसफार्मर की विशेषता नहीं है, जबकि ये आपका विशेषता है। आपका कोई चुंबकीय रिसाव नहीं हो, शून्य आयरन लॉस हो, शून्य बैंडिंग हो, बट क्या है 50% कॉपर लॉस नहीं है, ये विशेषता नहीं होगा। आदर्श ट्रांसफार्मर की निम्न विशेषता है। प्राथमिक और द्वितीय बैंडिंग प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। कॉपर तथा आयरन का हानि मान शून्य होना चाहिए। आयरन का हानि लॉस शून्य होना चाहिए। चुंबकीय रिसाव शून्य होना चाहिए। दक्षता 100% होनी चाहिए। कोर की परम गम्यता अनंत होनी चाहिए और वोल्टता निम्नम शून्य होनी चाहिए। ठीक है, निम्नम शून्य होना चाहिए। है क्या? एक ट्रांसफर में शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टेज को लगभग कितने पीछे करती है? तो 75 डिग्री। ये हुआ कैसे? निर्भार शून्य भार बहने वाली धारा मुक्त चुंबकीय प्रकृति होती है, जो प्रयुक्त वोल्टेज से लगभग 75 से 85 डिग्री पश्चगामी होती है। देखिए इसको बोलते हैं अग्रगामी, इसको बोलते हैं पश्चगामी। तो पश्चगामी पर होता है। अब देखिए इसमें जैसे ये देखिए भी और ये देखिए वोल्टेज और क्या वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड वाला ये जो है क्या आपका ग्राफ है, वोल्टेज और फाइव मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय फ्लक्स जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिएगा ये आपका जो आई है I0 निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको IC प्लस क्या करना पड़ेगा, ये IM करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ये वाला जो है IM I0 और ये दोनों क्या है, कन्गुडेंस है। क्या है, कन्गुडेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए निर्भार शून्य भार, अब इसका डिस्कशन देखिए। शून्य भार पर बहने वाली धारा चुंबकीय प्रकृति होती है और वोल्टा लगभग 75 डिग्री से 85 डिग्री पश्चिगामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र प्रेरित वोल्टेज क्या होता है? तो प्राथमिक वोल्टेज से के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर, प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय वक्र में प्रेरित वोल्टेज होता है प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से 180 डिग्री से बाहर, क्योंकि
अनुन्याय प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा होता है। स्टार स्टार संयोजन तो फेज अंतर शून्य होगा। स्टार स्टार संयोजन होगा, स्टार स्टार का जो जुड़ाव होगा उसमें फेज अंतर क्या होगा, शून्य होगा। डेल्टा डेल्टा संयोजन फेज अंतर शून्य होगा, मतलब स्टार स्टार सेम सेम, स्टार स्टार तो शून्य, डेल्टा डेल्टा शून्य। लेकिन स्टार और इंटर स्टार संयोजन होगा तो फेज अंतर हो जाएगा क्या, 180 डिग्री। स्टार और इंटर स्टार तो 180 डिग्री, डेल्टा और इंटर डेल्टा तब भी 180 डिग्री। लेकिन स्टार डेल्टा चाहे डेल्टा स्टार होगा तब 30 डिग्री। स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार संयोजन होगा तब फेज अंतर होगा 30 डिग्री। अगर स्टार और इंटर स्टार होगा तो 180 डिग्री फेज अंतर। डेल्टा और इंटर स्टार होगा मतलब दोनों का अलग अलग होगा तो 180 डिग्री। सेम रहेगा तो शून्य, और अगर दोनों अलग अलग संयोजन हो जाएगा, डेल्टा स्टार हो जाएगा, डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा हो जाएगा तब 30 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। स्टार में इंटर स्टार लग जाएगा, डेल्टा में इंटर लग जाएगा तो 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट फेज अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 कह रहा है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आदर्श ट्रांसफार्मर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई क्षय नहीं होता है एवं इनकी दक्षता 100% होती है। क्या होती है, 100%। 45 डिग्री देखिए 45 को 145 क्वेश्चन, बिना लोड वाले आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज किसके द्वारा संतुलित की जाती है बिना लोड वाले में, तो ये प्राथमिक उत्प्रेरित ईएमएफ के द्वारा, प्राथमिक उत्प्रेरित ईएमएफ के द्वारा। बिना लोड वाले आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज प्राथमिक उत्प्रेरित ईएमएफ के द्वारा क्या किया आता है, संतुलित की जाती है। अब देखिए बिना लोड वाले आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज प्राथमिक उत्प्रेरित की जाती है। जैसा कि हमें ज्ञात है एक आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की हानियां नहीं पाई जाती है, अतः इस प्रकार के ट्रांसफार्मर की संलग्न हानियां का मान शून्य होता है, ठीक है। कि किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ ई1 और ई1 हमेशा होते हैं, क्या होते हैं, तो ये एक दूसरे से समान फेज में, एक दूसरे के से समान फेज में, एक दूसरे से समान फेज में। किसी दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरित ईएमएफ ई वन और ई वन हमेशा होते हैं एक दूसरे से समान फेज में। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ ई1 और ई2 हमेशा एक दूसरे के समान फेज में होते हैं। अब देखिए आदर्श आदर्श ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियां होती है। घर्षण हानियां कितना होती है, 0%। कोई 0% घर्षण हानि होगा, वो 100% दक्षता से काम करेगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियों का मान सदैव शून्य होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमें ज्ञात है कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जिसमें किसी भी प्रकार का घूर्णीय हिस्सा नहीं होती, अतः प्रयुक्त घर्षण हानियों का मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है कि एक किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, 0%। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन 0% होता है। बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन होना चाहिए तथा साथ साथ ट्रांसफार्मर में आयरन या कोर का या कॉपर हानि भी कम होनी चाहिए। किसी भी आदर्श ट्रांसफार्मर में न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, शून्य होनी चाहिए, न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन शून्य होनी चाहिए। अब क्या कर रहा है देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राइमरी फेरे पर कितना है, प्राइमरी फेरे पर 1000 है, मतलब एनपी का वैल्यू दिया हुआ है 1000 फेरे, कितना 1000 फेरे। द्वितीयक एनएस का वैल्यू दिया है 50 फेरे, क्या दिया है 50 फेरे। कह रहा है चालन वोल्टता 200 भी वोल्टेज आरएमएस है। लोड प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। लोड प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। अब देखिए लोड प्रतिरोध आपका कितना दिया है, द्वितीय प्रतिरोध है, और प्राथमिक वोल्टता जो आपका वीपी दिया है वो दिया है 200 वोल्ट, क्या दिया है 200 वोल्ट। इसके बाद आपका दिया है द्वितीय प्रतिरोध, जो आपका क्या है, द्वितीय प्रतिरोध का बात करेंगे हम, तो द्वितीय प्रतिरोध आपका दिया है जो जेड एस हो जाएगा, प्रतिरोध चाहे आर एस बोलेंगे, ये है आपका कितना 5 ओम, ठीक है। अब तो शक्ति निकालना है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, निवेश शक्ति जो होता है आपका ये होता है, अगर प्राइमरी का निकालेंगे तो पीपी निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, पीपी निकालेंगे तो वीपी इंटू क्या, वी आईपी, आईपी मतलब प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी का करंट, ठीक है।
अब देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि ये रेशियो के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे। NP बाय NS हम बताए हैं, कल से ही बताने आ रहे हैं V1 VP बाय VS, और इसके बाद IS बाय IP, आई जस्ट उल्टा हो जाता है, इक्वल टू क्या होता है K। ठीक है, यहाँ तक जानते हैं। अब देखिए हमको NS कितना दिया हुआ है, NP कितना दिया था, प्राइमरी का 1000, सेकेंडरी NS कितना था आपका 200। अब देखिए 200, सॉरी 200 नहीं था, 200 तो वोल्टेज था। NS कितना था आपका 50 है। अब देखिए 50 है, इसके बाद वोल्टेज पहले वाले का सेकेंडरी वाले का कितना था, ये अब 200। अब देखिए आप आपका वोल्टेज, ये वोल्टेज प्राइमरी का आपका कितना था 200, प्राइमरी का वोल्टेज, और सेकेंडरी का वोल्टेज हमको निकालना है। तो ये देखिए ये जीरो से जीरो कैंसिल, कितने बार में जाएगा 20 बार में, 20 बार में जाएगा। तो ये हमको VS क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200/5 कर 20 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। तो VS हमको कितना निकल गया 10 वोल्टेज। अब देखिए VS हमको 10 वोल्टेज निकला है। अब हमको VS तो निकला है, लेकिन हमको और कितना निकालना है, देखिए 1 मिनट देखिएगा। VS निकल गया है, अब VS निकल गया तो आपको हम, रुकिए थोड़ा सा लिखने में बनता रहता है। ये देखिए आपको वोल्टेज हमको 10 वोल्टेज निकल गया, देखिए यहीं से समझा देते हैं। वोल्टेज हम निकाल दिए हैं, ये सेकेंडरी का कितना हमको 10 वोल्टेज निकला है। अब 10 वोल्टेज निकला है तो अब देखिए फिर से क्या कीजिए, NS बाय क्या था आपका NP बाय NS, ठीक है, इक्वल टू VP बाय क्या VS, आपको इक्वल टू क्या होता है I2 बाय मतलब IS बाय IP प्राइमरी का। ठीक है, अब देखिए आपको इसका वैल्यू हम जो निकाले हैं अभी, इसका वैल्यू हमारा कितना निकला है, तो 10 निकला है। तो 10 इक्वल टू क्या I2 बाय मतलब I2 नहीं, I2 क्या है कहेंगे, इसको कह देंगे हम क्या, इसको हम कहते हैं कि IS बाय IP। ठीक है, IP हो गया। अब देखिए यहाँ हमको IS बाय IP हो गया। अब IS बाय IP हमको निकला है कितना 10 निकला है, कितना निकला है 10। और यहाँ हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमको P निकालना है, P प्राइमरी का। तो अब I/I1 होता है। अब देखिए VI/I1 होता है, ये से हमको निकल गया कितना 10 निकल गया है। हमको I1 I2 का 10 निकल गया है। अब क्या है, हमको निवेश शक्ति निकालना है। तो निवेश शक्ति क्या होता है, P इक्वल टू क्या VI। तो V1 कितना था आपका, तो V1 200 वोल्ट। अब देखिए अब I1 कितना था, तो I1 अभी हम निकाले हैं, I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, I1 निकल जाएगा यहाँ से। I2 हमको दिया था 5 एम्पियर, कितना दिया था 5 एम्पियर। तो देखिएगा एक चीज देखिएगा, V इक्वल टू क्या होता है RI, कोई दिक्कत, तो आई यहाँ RI हुआ V इक्वल टू, हमको V कितना था प्राइमरी का 200 था। ठीक है, यहाँ से हमको करेंट अगर R कितना था 5 था, 5 से हम I लाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका 40, कितना आएगा 40, 40 आएगा एक। कैसे देखिए V इक्वल टू क्या होता है, P1 इक्वल टू क्या है V1 I1। अब देखिए यहाँ IP बाय IP मतलब होता है ये P है, ये क्या है PP। अब देखिए IP बाय I1 अगर था हमको, IP बाय IS था, ये कितना निकला हुआ था मुझे, ये निकला था 10, क्या है 10, तो 1/10 हो जाएगा। तो ये IP1 हो जाएगा, ये 200 इंटू 1 कितना होगा 200 वोल्टेज होगा। जो आपका गलती दिया हुआ है, इसीलिए हमको इतना टाइम लगा जो इसमें क्या कैसे करेंगे। ये आपका गलती आंसर दिया हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपको 200 वोल्टेज आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमाइंड है, इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन सही से नहीं है, ये मिसमाइंड है। चलिए टाइम भी इतना लग गया, देखिए इधर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 150 का रहा है आपका, 150 का रहा है क्या कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित में से अधिक होनी चाहिए, कितना से अधिक होना चाहिए 98% से अधिक होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 100% होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन का है आपसे कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात कितना है 2:1 है, तो द्वितीयक शक्ति कितना होगा, द्वितीयक शक्ति निकालना है। देखिए तो विभव अनुपात कितना है 2:1 है। तो ट्रांसफार्मर की शक्ति में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात प्राथमिक कुंडली में शक्ति 100 वाट होगा तो दूसरी कुंडली में भी शक्ति 100 वाट ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। याद रखिए कि प्राथमिक ट्रांसफार्मर में शक्ति परिवर्तन नहीं होता है, शक्ति और आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है, दोनों कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर चलते हैं, किस पर चलते हैं? तो लोड शक्ति गुणांक पर आधारित शक्ति गुणांक पावर फैक्टर पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर लोड शक्ति गुणांक पर आधारित गुणन पावर फैक्टर पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक डिवाइस है जिसका पावर फैक्टर संलग्न लोड पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? लोड पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोधी भार से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक पक्ष का शक्ति क्या होगा? प्राथमिक पर का शक्ति होगा 0.95 पश्चगामी, 0.95 पश्चगामी। एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक शुद्ध प्रतिरोध भार से जुड़ा हुआ है, तब प्राथमिक पक्ष का शक्ति गुणांक लगभग 0.95 पश्चगामी होगा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग सदैव केवीए में व्यक्त की जाती है क्योंकि ट्रांसफार्मर लोड की प्रकृति स्थिर नहीं होती है, लोड की प्रकृति स्थिर नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि माध्यमिक वेस्टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है। तो माध्यमिक वेस्टर्न में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है, जबकि प्राथमिक प्राइमरी वोल्टेज स्थिर रहती है। तो फुल लोड से फुल लोड तक सेकेंडरी वोल्टेज होने वाली गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा ट्रांसफार्मर नियमन मतलब रेगुलेशन, ट्रांसफार्मर रेगुलेशन। अब देखिए ये कह रहा है माध्यमिक वेस्टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है जो माध्यमिक वेस्टर्न में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट के कारण बनती है, जबकि प्राथमिक प्राइमरी वोल्टेज स्थिर रहती है। तो लोड से फुल लोड तक सेकेंडरी वोल्टेज में होने वाली गिरावट को ट्रांसफर नियमन रेगुलेशन कहा जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे VR, तो इसका फॉर्मूला होता है वी एस मतलब सेकेंडरी का इंटू ES, सेकेंडरी का EMF, सेकेंडरी का वोल्टेज बाय सेकेंडरी का EMF। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसका क्या? वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। नेक्स्ट यही फिर से ट्रांसफार्मर की वोल्टम नियम किसके द्वारा? तो वही चीज VS माइनस ES बाय ES। ठीक है, ये सेकेंडरी का वोल्टेज माइनस सेकेंडरी EMF बाय सेकेंडरी EMF। देखिए अब देखिए ये आपका है फुल लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज, V2 है नो लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज, EMF और वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम वोल्टेज विनियम तब होता है जब लोड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर। किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड का मान बढ़ने से उसकी आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज घटी है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज में परिवर्तन एवं शून्य लोड सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो VR परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन परसेंट निकालना है तो क्या होगा? ये फुल लोड होगा, ये क्या होगा? न्यू लोड, इसके बाद नो लोड, ये फुल लोड बाय फुल लोड इंटू 100। देखिए वोल्टेज में नो लोड, इसके माइनस वोल्टेज फुल लोड, इसके बाद वोल्टेज फुल लोड इंटू 100। ठीक है, ये होगा। ये है ट्रांसफार्मर के अधिकतम वोल्टेज रेगुलेशन जब लोड पावर फैक्टर लीकेज इम्पीडेंस कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को होना चाहिए तो न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन होना चाहिए। बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है तो न्यूनतम रेगुलेशन होना चाहिए। कह रहा है बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन होना चाहिए। साथ साथ ट्रांसफार्मर में आयरन कोर और कॉपर हानियां भी कम होनी चाहिए। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में न्यूनतम प्रतिरोध रेगुलेशन शून्य होनी चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है क्या शून्य भार पर 11 kV बाय 440 वोल्ट 100 kV ट्रांसफर वोल्ट था 426 वोल्ट है। पूर्ण स्थिति में 0.92 शक्ति गुणांक है। अब द्वितीयक वोल्ट था 410 वोल्ट पर ट्रांसफार्मर की प्रतिशत वोल्टा नियमन की गणना कीजिए। अब देखिए आपको VNL दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? नो लोड 400 कितना 26 वोल्ट पर। ठीक है, और V फुल लोड दिया है आपका कितना 410 वोल्ट। तो V रेगुलेशन परसेंटेज जो होगा तो कितना होगा? फॉर्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड बाय फुल लोड। तो 426 माइनस 410 बाई कितना 410 इंटू 100 करेंगे तो ये करेंगे तो आपका आएगा 3.9%। कितना? 3.9%। ठीक है, नेक्स्ट 150
8 हुआ तो 159। देखिए क्या करा है कि एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज विनियमन कब होता है, तो ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर। लीडिंग पावर, एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज विनिमय लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है, जबकि यदि अधिकतम वोल्टेज विनियमन होगा तो यह लैगिंग फैक्टर के साथ कार्य करेगा। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का नियमन किस पर निर्भर करता है, तो लोड के पावर फैक्टर पर। ट्रांसफार्मर का नियमन लोड पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए से व्यक्त की जाती है। ज्ञात रहे कि ट्रांसफार्मर लोड पूर्णतः अस्पष्ट है कि संलग्न लोड की प्रवृत्ति होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज टोटल सेकेंड पार्ट में मैंने 100 करवाया है, इसके बाद अगले पार्ट में भी हम 100 लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। टोटल 400 के आसपास ट्रांसफार्मर का एमसीक्यू है।